इस दुनिया में जब भी कोई इंसान गलत काम करता है या गलत काम करने की सोचता है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले एक षड्यंत्र को बनाता है। और उस षड्यंत्र के तहत वो इंसान सोचता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, साथ ही साथ वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन एक कहानी, एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इस दुनिया में जैसा हम कर्म करेंगे निश्चित तौर पर वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। कहीं ना कहीं हंसता खेलता भरा पूरा परिवार चंद मिनटों में बर्बाद हो जाता है, कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जाता है। तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का मैं सर झुका करके स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की एक और सनसनीखेज घटना और कहानी में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर और संबंधित है उत्तराखंड से। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी है देहरादून और उसी देहरादून शहर के अंतर्गत एक थाना लगता है विकासनगर। विकासनगर थाने के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है आदर्श कॉलोनी और उसी आदर्श कॉलोनी के अंतर्गत एक वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 4। और वार्ड नंबर 4 से ही एक महिला संबंधित थाने में कॉल करती है और कॉल करते ही फूट फूट कर रोने लगती है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और बोलती है कि साहब जी जितनी जल्दी हो सके आप हमारे घर पर पहुंच जाइए, क्योंकि मेरे पति ने दोनों हाथों की नसों को काट लिया है। मुझे नहीं पता वो मर गए हैं या अभी जिंदा है। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही आनन फानन में थाना अध्यक्ष महोदय भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक लाश जो कि बाथरूम में पड़ी हुई है, खून से सनी हुई है, लथपथ है। कहीं ना कहीं पहली नज़र से लग रहा था कि लगभग ये व्यक्ति मर चुका होगा, क्योंकि जो आस पड़ोस में जो खून बिखरा हुआ है, जो खून कपड़ों पर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बहुत पहले ही सूख चुका है। तो सबसे पहले उसी महिला से, उस लड़की से कहें या महिला से कहें, चूँकि वो नई नवेली दुल्हन भी लग रही थी, उम्र की बात करें तो 30 से 35 साल थी। सबसे पहले उससे ही सवाल जवाब किए जाने लगते हैं, जिस महिला ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी थी, फ़ोन कॉल किया था। कहीं ना कहीं उस महिला से तमाम तरीके से सवालात किए जाने लगते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर कब से रह रहे हैं, आपका इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो आपको बताते चलें, उस महिला का नाम है रीमा और उस व्यक्ति जो जिसकी मौत हो चुकी है उसकी वो धर्मपत्नी है। दरअसल रीमा तमाम तरीके की बातें करने लगती है, इधर उधर की कहानियां सुनाने लगती है, मनगढ़ंत बातें करने लगती है कि साहब जी कुछ देर से मेरा पति घर से बाहर गया हुआ था, मैं हताश निराश थी, कई दफ़ा मैंने कॉल भी किया लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग पाया और जैसे ही मैं बाथरूम में गई तो देखा कि मेरे पति लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता वो मर चुके हैं या अभी ज़िंदा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मामला है तो है क्या, ये वाकई में ही हत्या है या फिर नेचुरल डेथ है। लेकिन कहीं ना कहीं खून बिखरा पड़ा था और हष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति भला नेचुरल तरीके से कैसे मर सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है तमाम तरीके की औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाती है, जुट जाती है। और सबसे पहले तो औपचारिकता के तौर पर पुलिस जो है डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर संबंधित हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और जैसे ही हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होते हैं और जो वादे दावे बयानात पारिवारिक सदस्यों ने खास तौर पर मृतक की पत्नी ने किए थे, वो सारे के सारे वादे दावे खोखले साबित होते हैं। कहीं ना कहीं वो पारिवारिक सदस्यों के जो बयान थे वो हाशिए पर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं परिवार के तमाम लोग शक की नज़र से देखे जाने लगते हैं और शक की जो सुई थी वो आकर के टिक जाती है, रुक जाती है उसी रीमा के ऊपर जो कि मृतक की पत्नी थी। कहीं ना कहीं उसी ने सबसे पहले पुलिस को इतला दी थी, सूचना दी थी।
तो तमाम तरीके के सवालातों की जो बरसात है उस रीमा पर कर दी जाती है कि आप कहाँ थे, आप क्या करते हैं, आपकी कितने दिन पहले राकेश से शादी हुई थी, क्या राकेश का किसी के साथ कोई विवाद भी था और कुछ समय से राकेश जो है खुश था या फिर मानसिक तौर पर बीमार चल रहा था। कहीं ना कहीं जो रीमा है तमाम तरीके की बातें करने लगती है, लेकिन भला पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी। पहले प्यार से और सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है, तमाम तरीके के सवालात करती है, तो कहीं ना कहीं सवालों के आगे वो रीमा ढेर हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है। कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवालों के जवाब खुलासे में देती है और खुलासा करती है कि साहब जी, मैंने ही अपने पति यानी राकेश की बड़े ही सातिराना अंदाज में हत्या की है। इस पूरे घटना कहानी को अंजाम देने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। मैंने ही इस घटना कहानी की पटकथा लिखी थी और इस घटना कहानी में पूरी वारदात में मेरा साथ किसी ने दिया, तो दिया शिवम मेहरा नाम के उस व्यक्ति ने, जिसको मैं दिल से चाहती थी, दिल से प्यार करने लगी थी, मेरा वो प्रेमी था। दरअसल साथियों, घटना कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि आज से लगभग कई साल पहले 2015 में राकेश नाम का लड़का एक लड़की रीमा से शादी करता है जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली थी। और शुरुआती सालों में वही राकेश और रीमा साथ ही साथ पारिवारिक लोग बेहद ज़्यादा खुश थे, प्रसन्न थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई थी। कहीं ना कहीं पारिवारिक लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि राकेश भारतीय सेना का जवान भी था। और भारतीय सेना का जवान होने के साथ साथ राकेश की जो पोस्टिंग है अति संवेदनशील इलाके में यानी कि जम्मू कश्मीर में थी। और उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होने की वजह से उनको बहुत कम छुट्टी ही मुहैया हो पाती थी। और उसी वजह से शायद वो अपनी पत्नी को प्रॉपर टाइम समय नहीं दे पाता था। और शायद इसी वजह से रीमा जो है घर पर पड़ी पड़ी वीरान हो जाती थी, पड़ी पड़ी बोर परेशान हो जाती थी। और शायद उसने अपने पति के साथ इस बारे में बात करके, डिस्कशन करके इस समस्या का हल निकाला और कहा कि मैं राकेश अब जिम में जाया करूंगी, जो कि नज़दीक का ही एक बहुत बड़ा जिम बताया जा रहा है। और राकेश भी खुशी खुशी अपनी पत्नी को जिम ज्वाइन करने की अनुमति दे देता है, परमिशन दे देता है। और जैसे ही वो जिम में जाने लगती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम शिवम मेहरा बताया जा रहा है। उम्र की बात करें तो 30 साल शिवम मेहरा की उम्र बताई जा रही है। और देखते ही देखते वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आना, दोस्ती करना, बातचीत करना तो सही था, लेकिन आगे चल करके वो एक दूसरे के बिना रत्ती भर भी नहीं काट सकते थे, रत्ती भर भी दूर नहीं जा सकते थे। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के वादे दावे करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो राकेश था वो बहुत लंबी छुट्टी लेकर के घर पर आ चुका था, क्योंकि 2020 का दौर था और उस दौरान कोरोना काल चल रहा था। सरकार भी फौजियों को कहें या जो ड्यूटी पे तैनात सैनिक लोग थे उनको लंबी छुट्टी मुहैया करा रही थी। तो कहीं ना कहीं जैसे ही राकेश अपने घर पर आता है और देखता है कि उसके पत्नी के जो तेवर हैं वो लगभग बदल चुके हैं, उसका जो व्यवहार है, चाल चलन है, वो लगभग पूर्णतः बदल चुका है, चेंज हो चुका है। ना तो वो उस तरीके से बात कर रही थी, ना ही उस तरीके से वो खा पी रही थी, ना ही उस तरीके से उसका चाल चलन नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो राकेश है वो शक की नज़र से अपनी पत्नी रीमा को देखने लगता है। और वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसकी पत्नी सुबह से शाम तक फ़ोन पर बिज़ी रहती है, कभी फ़ोन कॉल करती है, कभी वीडियो कॉल करती है, कभी इंस्टा और फेसबुक पर चैट की करती हुई मिलती है। तो कहीं ना कहीं राकेश अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा शक करने लगता है। और उसका शक तब हकीकत में बदल जाता है जब वो अपनी पत्नी से फ़ोन दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी साफ और स्पष्ट लहजे में राकेश को बोलती है कि खबरदार, यदि मेरे फ़ोन का हाथ भी लगाया, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की। तो कहीं ना कहीं राकेश को ये कन्फर्म हो चुका था कि हो ना हो उसकी पत्नी का किसी न किसी लड़के के साथ, किसी न किसी व्यक्ति के साथ लव अफेयर चल रहा है।
तो कुल मिलाकर के दूसरी तरफ जो रीमा और शिवम मेहरा थे, वो एक बहुत बड़ी घटना कहानी पर काम कर रहे थे, यानी कि एक षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग दे रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि शातिर आदमी चाहे कितने ही शातिराना अंदाज में अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन शातिर अंदाज में दी गई घटना कहानी अंजाम को जो उसका जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है, बहुत ही भयानक होता है। और एक दिन तारीख को मुकर्रर कर लिया जाता है और उस दिन तारीख को जो रीमा है अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा था उसको खुला छोड़ देती है, ताकि रात के वक्त प्लानिंग के तहत शिवम अंदर एंट्री कर ले बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के। और पूरे 11 बजे रात के शिवम मेहरा बड़े ही चालाकी से घर के अंदर एंटर हो जाता है, जाकर के रसोई में छिप जाता है। और रात के 11 से 12 बजे कई समय रहा होगा कि रीमा अपने पति राकेश से किसी बात को लेकर के बहस करने लगती है, तमाम तरीके से जीरा करने लगती है। बहस और जीरा जो है कहीं ना कहीं हाथापाई की नौबत आ जाती है और देखते ही देखते बीच बचाव में शिवम मेहरा आ जाता है और झट से जो शिवम मेहरा था वो उस राकेश नाम के फौजी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और पलक झपकते ही वही शातिर रीमा नाम की महिला तेजदार हथियार को अपने पति राकेश पर हमला कर देती है। और देखते ही देखते हमला करते ही वो राकेश नाम का फौजी जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। और बड़े ही सातिराना अंदाज में रीमा और शिवम मेहरा उसको पकड़ करके खींच करके बाथरूम में लेटा देते हैं, गिरा देते हैं और बड़े चालाकी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि साहब जी जितनी जल्दी हो सके आप घर पर आ जाइए, मेरे पति ने अपने दोनों हाथों को काट लिया है, कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ली है। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है तमाम तथ्यों को जुटाया जाता है, तमाम एंगल से जांच की जाती है और कहीं ना कहीं और रीमा और शिवम उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पारिवारिक सदस्यों की तहरीर पर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, जहां पर रीमा और शिवम को पहले तो रिमांड दिया जाता है ताकि पूरी घटना कहानी की गुत्थी को सुलझाया जा सके, तमाम और संलिप्त लोगों की जानकारी को जुटाया जा सके, मुहैया करा सके। और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम लोग, देश दुनिया के लोग उम्मीद आस जताए जा रहे हैं कि हो ना हो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा उस कातिल को यानी कि शिवम मेहरा और रीमा को ज़रूर मिलेगी और इस देश दुनिया को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश ज़रूर मिलेगा। तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। ये थी हमारी आज की घटना और कहानी। फिर हाजिर होएंगे एक और नई घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप लोगों को हमारी ये घटना कहानी अच्छी लगती है तो हौसला अफजाई के तौर पर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे हौसला देता है एक और नई वीडियो कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथियों का आभार।